गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। देखो, हमने आपके बहुत सारे चैप्टरों की बात जो है वो कर ली है। मैं बात कर रहा हूँ 10th सी क्लास की, क्योंकि ए और बी का जो सिलेबस है वो हो चुका है। तो 10th सी क्लास की जो हम बात कर रहे थे उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ आपके कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं और आज हम कौन से चैप्टर की बात जो है वो करेंगे। आपके चैप्टर जो है वो हो चुके हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6 और 7। ये शुरुआत से आपके हो चुके हैं। इसके अलावा आपको बता देता हूँ 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 चैप्टर आपके जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे। कौन से चैप्टर की बात करेंगे? चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। 8 नंबर चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। हम कार्बन एवं इसके यौगिकों की बात करेंगे। बहुत ही सीधा सा सिंपल चैप्टर है, लेकिन केमिस्ट्री के इस चैप्टर को समझना पड़ेगा आपको। किसका चैप्टर है ये? केमिस्ट्री का, अर्थात रसायन विज्ञान का ये चैप्टर है, इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं इसके कार्बन एवं इसके यौगिक। 8 नंबर चैप्टर की जैसे ही शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले एक सिद्धांत आता है, जैव शक्ति सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आता है? जैव शक्ति सिद्धांत आता है। बहुत बार परीक्षाओं में भी आया हुआ है कि जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, एक बर्जिलियस नाम का वैज्ञानिक था। कौन था? बर्जिलियस नाम का वैज्ञानिक था। इन्होंने 1815 में ये सिद्धांत बताया था। इनका कहना क्या था? इनका ये कहना था कि कार्बनिक यौगिक, जो कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक कंपाउंड्स हैं, उन यौगिकों का निर्माण केवल और केवल जीवधारी स्रोतों से ही होता है। कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किनसे होता है? जीवधारी स्रोतों से होता है, जबकि कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में उनका निर्माण करना क्या है? असंभव है। इस सिद्धांत को बर्जिलियस ने 1815 में क्या नाम दिया? जैव शक्ति सिद्धांत कहा। एक बार फिर से सुन लो कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से होता है, न कि कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशालाओं में होता है। इस सिद्धांत को उन्होंने क्या कहा? जैव शक्ति सिद्धांत कहा। अर्थात इनका मानना यह था कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक पदार्थों से नहीं बन सकते। कार्बनिक यौगिक किन से नहीं बन सकते? अकार्बनिक यौगिकों से नहीं बन सकते। लेकिन अगर हम बात करें तो आगे हम बात करेंगे किस प्रकार से अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ। लेकिन उससे पहले कार्बनिक रसायन क्या होगी? कार्बनिक जो केमिस्ट्री है उसकी बात करते हैं। तो ऐसा रसायन जिसके अंदर कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक कंपाउंड्स का अध्ययन किया जाता है या कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? कार्बनिक रसायन बोला जाता है। अब ये जैव शक्ति सिद्धांत 1815 में बर्जिलियस द्वारा बताया गया था, लेकिन इस बात को या इस सिद्धांत का खंडन एक वैज्ञानिक था, हॉवलर। उन्होंने 1828 में किया। किसने? हॉवलर ने। इन्होंने क्या किया? अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ बना डाला। अकार्बनिक पदार्थों से क्या बना डाला? कार्बनिक पदार्थ जो है वो बना डाला। अर्थात सीधी सी बात है, बर्जिलियस का जो दावा था वो क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने तो केवल जीवधारी स्रोतों से ही बताया था। तो देखिए किस प्रकार इन्होंने स्पष्ट किया। हॉवलर ने क्या किया? अकार्बनिक पदार्थ लिए, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट को आपस में मिलाकर उनको गर्म किया। आपस में मिलाकर उनको क्या किया? अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट। देखो, अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है NH4 2SO4 और पोटेशियम साइनेट जो है KCNO।
इन्होंने इनको मिलाकर क्या किया, ये चिन्ह जो होता है ये आपको पता ही है, आप लोग पढ़ के आ चुके हो अभिक्रिया वाला चैप्टर। गर्म किया, क्या किया, गर्म किया। गर्म करने पर इनको प्राप्त हुआ अमोनियम साइनेट और साथ में पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट। अब इन्होंने क्या किया, इस अमोनियम साइनेट को, ये रहा NH4CnO, अमोनियम साइनेट को फिर से क्या किया, गर्म किया, और गर्म करने पर एक ऐसा पदार्थ बना जो कार्बनिक पदार्थ था, जिसका नाम क्या है, यूरिया, NH2CONH2। ये यूरिया का सूत्र होता है, और यूरिया क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ होता है। ये कार्बनिक पदार्थ होलर ने प्राप्त किया, और यूरिया प्रथम प्रायोगिक या प्रथम प्रयोगशाला में उत्पादित करने वाला कार्बनिक पदार्थ है। अर्थात प्रयोगशाला के अंदर प्रथम कार्बनिक पदार्थ कौन सा बनाया गया, यूरिया बनाया गया, NH2CONH2 बनाया गया, किसके द्वारा, होलर के द्वारा। तो इस प्रकार अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बन गया, जिससे जैव शक्ति सिद्धांत है उसका क्या हो गया, खंडन हो गया। आगे बात समझ में, अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनेट बना अमोनियम साइनेट प्लस पोटेशियम सल्फेट। अमोनियम साइनेट को फिर से गर्म करने पर यूरिया प्राप्त हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, कार्बनिक पदार्थों की अगर हम बात करें तो जो वस्तुएं हम दैनिक जीवन में काम लेते हैं, जैसे चाहे चौंक हो, चाहे ये कपड़ा हो, चाहे रसोई का सामान हो, चाहे मकान का सामान हो, चाहे कागज़ हो, चाहे प्लास्टिक हो, जो भी हम काम में लेते हैं दैनिक जीवन में, वस्तुएं, साबुन है, उन सब में कार्बन पाया जाता है। उन सब में क्या पाया जाता है, कार्बन जो है वो उपस्थित रहता है। तो अब हम बात जो करेंगे वो किसकी करेंगे, कार्बन की करेंगे, कि कार्बन क्या है, विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि कार्बन, पहली बात तो ये एक अद्भुत तत्व है, बहुत सारे तत्वों का ये, यौगिकों का निर्माण ये कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा तत्व है, जिससे मैंने आपको बताया कि प्रत्येक वस्तु के अंदर लगभग ये उपस्थित रहता है। देखिए आवर्त सारणी जो अभी हम पढ़ के आए हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, हेनरी मोजले की, तो उसमें ये परमाणु क्रमांक 6 पे आता है। इसका परमाणु क्रमांक कितने पे आता है, ये 6 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। इसका आकार छोटा होता है, छोटे आकार के कारण यह सिग्मा एंड पाई बंध द्वारा डबल, सिंगल बॉन्ड तो होता ही है, इसके अलावा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। डबल एवं ट्रिपल बॉन्ड, द्विबंध व त्रिबंध भी आसानी से उनका निर्माण जो है वो कर सकता है। क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए A-B-C है, तो A और B अगर 2 बंध द्वारा जुड़े हैं डबल बॉन्ड, 3 से जुड़े हैं ट्रिपल बंध, ठीक है। इस प्रकार से ये होते हैं। इसे सी द्वारा प्रदर्शित, कैपिटल सी द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। ओनली कैपिटल सी द्वारा कार्बन को जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा, कैपिटल सी द्वारा इसको प्रदर्शित जो है वो किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 6 पे है, तो 1s2 2s2 2p2, ठीक है, 2 और 2 4 2 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो होता है। क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो होता है। ओके, इसकी संयोजकता 4 होती है। अब प्रश्न ये आता है संयोजकता क्या होती है, मैंने कल बताया था, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, उस तत्व की संयोजकता कहा जाता है। तो कार्बन की संयोजकता जो है वो कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अब देखिए हम बात करते हैं ये अपनी संयोजकता को किस प्रकार से प्रदर्शित करता है, अपनी संयोजकता जो है उसको किस प्रकार से संतुष्ट करता है, उसकी हम लोग बात करते हैं। जैसे अगर 4 एकल संयोजी परमाणु हो, जैसे CH4 Cl4 है, तो ये इस प्रकार से पूरी करता है। ये 4 सिंगल बॉन्ड द्वारा ये अपनी संयोजकता है वो पूरी कर लेगा। इसी प्रकार CCl4 है तो Cl 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 और Cl, तो 1 2 3 4 4 इसके अंदर पूरी, और 1 2 3 4 4 इसके अंदर बॉन्ड हो गए, तो अपनी संयोजकता पूर्ण कर लेता है। ये तो 1 नंबर बात हो। 2 नंबर बात करें, अगर 2 एकल संयोजी हो और 1 द्विसंयोजी हो, तब कैसे करेगा, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड दिया हुआ है, तो इसके लिए H और 2, 1 2 और 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। इस प्रकार फॉर्मेल्डिहाइड को ये पूर्ण करता है। यदि एकल संयोजी 1 हो और द्विसंयोजी और 1 क्या हो, द्विसंयोजी
त्रिसंयोजी हो, क्या हो, त्रिसंयोजी हो। जैसे HC और हाइड्रोजन साइनाइड अगर दिया हुआ हो तो HC और N, नाइट्रोजन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, 1 और 3 कितने हो गए, 4 हो गए, संयोजकता पूरी हो गई। अगर दो द्विसंयोजी हो केवल CO2, जैसे CO2, तो किस प्रकार से करेगा, O डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, 2 और 2 कितनी होगी, 4। तो कार्बन जो है वो इस प्रकार से अपनी क्या करता है, संयोजकता को पूर्ण करता है। किसको पूर्ण करता है, संयोजकता को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम आगे बात करेंगे इसकी और बहुत सारी विशेषताओं की, और बाद में हम आगे जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो बहुत सारे कम बच्चे जो होमवर्क सबमिट कर रहे हैं, जल्द से जल्द आपके घर पे कॉल भी आ रहे हैं।